हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 5 क्लास 11 थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स से हम क्या समझते हैं? देखो, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हीट की मूवमेंट। तो हीट की मूवमेंट किस चैप्टर में पढ़ेंगे हम? थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या समझ में आ जाएगा, हमें किस किस चीज़ के थ्रू हम जाएंगे और क्या कुछ एक्सप्लेनेशंस हमें पता चलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्लेन द टर्म्स, मतलब सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। दूसरा, हम पता कर पाएंगे कि क्लोज सिस्टम कौन सा होता है, ओपन सिस्टम क्या होगा और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या रहती है, वर्क किसे बोलते हैं, हीट क्या होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था, कैसे उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम वो करेंगे और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी का चेंज वर्क की टर्म में और हीट कंट्रीब्यूशन की टर्म में, कहाँ? केमिकल सिस्टम के अंदर। और कुछ स्टेट फंक्शंस जैसे यू और एच, और कोरिलेट करेंगे डेल्टा यू और डेल्टा एच को, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी को मेज़र करेंगे एक्सपेरिमेंटली, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को। और फिर स्टैंडर्ड स्टेट फॉर डेल्टा एच देखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि कौन कौन सी इंथैल्पी चेंजेस होती हैं। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंथैल्पी चेंज डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, जैसे कंबशन की, फॉर्मेशन की, आयनाइजेशन की, अलग अलग क्या एंथैल्पी चेंज होगा। फिर हेस लॉ आएगा हमारा, और लास्ट तो नहीं पर फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को। फिर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, उसे थर्मोडाइनमिक स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं, वो कैसे अप्लाई होगी स्पॉन्टेनिटी पे। और फिर आएगा गिब्स एनर्जी चेंज, जिसे हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। और फिर हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे किसके बीच में? स्पॉन्टेनिटी और डेल्टा जी की। कैसे डेल्टा जी की वैल्यू वेरी होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया कैसे अलग होगा। और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव कि हम चैप्टर के लास्ट तक आते आते क्या समझ में आएगा और क्या नहीं, ठीक है। अब हम चलेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि आपके नीट के एग्ज़ाम के अंदर भी और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, चाहे मैच कर लेना प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो फर्स्ट ये कोट है जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। उन्होंने क्या कहा था? इट इज़ द ओनली फिजिकल थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल कंटेंट कंसर्निंग विच आई एम कन्विंस्ड that within the framework of the applicability of its basic concept it will never be overthrown। मतलब ये सिर्फ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? ये सिर्फ फिज़िकल थ्योरी है किसकी? यूनिवर्सल कंटेंट की, जो जिससे क्या है, हमारे आइंस्टीन सर कन्विंस हुए थे कि अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो इनके बेसिक कंसेप्ट हमेशा अप्लाई होंगे और इस चीज़ को कभी भी ओवरथ्रो नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय मॉलिक्यूल्स कैन बी रिलीज्ड एज हीट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस when a fuel like methane, cooking gas or coal burns in the air। मतलब केमिकल एनर्जी जो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है वो कब रिलीज़ होगी? वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ होगी। कब? जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी। जैसे मीथेन है, वो क्या होता है? फ्यूल की तरह यूज़ होता है। कुकिंग गैस है जो हमारी एलपीजी सिलेंडर, जब हम क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं, लाइटर और फायर देते हैं उसे, तो क्या होता है? वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है, तभी तो हमारा खाना पकता है ना। नेक्स्ट है कोल। कोल क्या करेगा? बर्न होता है, उसी की वजह से क्या होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये यही बता रहे, द केमिकल एनर्जी में ऑल्सो बी यूज्ड टू डू मैकेनिकल वर्क when a fuel burns in an engine or to provide electric energy through a galvanic cell like dry cell।
जब केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है हमारी, वो किस चीज़ में काम आ सकती है, जैसे मैकेनिकल वर्क करवाना हो, जब एक फ्यूल बर्न करेगा इंजन के अंदर, जैसे हमारी बाइक है उसके अंदर पेट्रोल डलवाते तो क्या है, एक फ्यूल है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, उसी की वजह से उसका बर्निंग होगी और हमारी बाइक क्या चल रही है ना, तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया। और टू प्रोवाइड, या फिर केमिकल रिएक्शन, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल रिएक्शंस होती है, एनोड कैथोड होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था एनोड टू कैथोड गैल्वेनिक सेल के अंदर, या फिर ड्राई सेल जब हम यूज़ करते हैं, जो रिमोट के अंदर डलते हैं, हमारी क्लॉक के अंदर डलते हैं, टॉर्च के अंदर डलते हैं, तो वो क्या हो रहे थे, वो किस पे वर्क कर रहे थे, ताकि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Thus various form of energy are interrelated and under certain condition these can be transformed from one form to another। मतलब ये वेरियस टाइप की फॉर्म है एनर्जीज़ की, जो क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और अलग अलग कंडीशंस के अंदर क्या होती है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक से दूसरे के अंदर। जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, वो हीटर अगर हम ऑन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के अंदर। जब बल्ब के लिए लाइट वो करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये यही बता रहे हैं कि हमारी जो ये एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। द स्टडी ऑफ दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस को ही हम पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम involving a large number of molecules rather than microscopic system containing a few molecules। मतलब जो लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का, वो किसके साथ डील करता है, वो डील करता है एनर्जी चेंज, जो कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़े सिस्टम्स में जब इन्वॉल्व होता है उसके, जिसके अंदर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ना कि माइक्रो सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी थर्मोडाइनमिक्स किस पे अप्लाई होती है, ये सिर्फ मैक्रो सिस्टम्स पे अप्लाई होती है, माइक्रो सिस्टम्स पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल। Thermodynamics is not concerned about how and at what rate these reaction transformation are carried out, but is based on initial and final state of system undergoing the change। मतलब जो हमारी थर्मोडाइनमिक्स है ना, वो ये नहीं बताती कि ये कैसे चेंज हो रहा है और किस रेट से एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ इतना बताएगी कि इनिशियल स्टेट किसी सिस्टम का ये था और फाइनल स्टेट ये है। ठीक है, law of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to the another equilibrium state। मतलब जो थर्मोडाइनमिक्स के लॉज हैं वो कब अप्लाई होंगे, ओनली वैन सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, या तो सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम के अंदर हो। ठीक है, या फिर वो मूव कर रहा हो फ्रॉम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जब हम ये बोल देंगे ना कि इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो ना तो चेंज होगा किसका, टेम्परेचर का, ना प्रेशर का। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये होता है कि जब हम जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर, वो चेंज नहीं होंगी, कैसे, समय के साथ। ठीक है, इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर वी वुड लाइक टू आंसर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू थर्मोडाइनमिक्स। लाइक मतलब जब हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे इसके अंदर, तो हम किस चीज़ों का, सवालों का जवाब निकालेंगे, जैसे हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन, विल इट अकर और नॉट। मतलब हम के डिटरमाइन करेंगे क्या, कि कैसे एनर्जी चेंज हुई किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और वो हुई भी है केमिकल रिएक्शन या नहीं। व्हाट ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है। एट व्हाट एक्सटेंट डू केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड, और किस एक्सटेंट से हमारी जो केमिकल रिएक्शन हैं वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है,
तो फर्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स टर्म्स। तो थर्मोडाइनमिक टर्म से हम क्या समझते हैं? वी आर इंटरेस्टेड इन केमिकल रिएक्शंस एंड द एनर्जी चेंज अकम्पनिंग दैम। मतलब हम किस में इंटरेस्टेड हैं? केमिकल रिएक्शंस में, कि कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और एनर्जी चेंज मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर एनर्जी चेंज कैसे हो रहा है। फॉर दिस वी नीड टू नो सर्टीन थर्मोडाइनमिक्स टर्म। और ये सब पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? कुछ थर्मोडाइनमिक टर्म्स, जैसे कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। देखो, जो सिस्टम है ना थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, रेफर्स टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग। मतलब सिस्टम का मतलब होता है, जैसे आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, मतलब जिस चीज़ के आप बारे में आप जानना चाह रहे हो, जैसे कोई बुक होगी या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा? सिस्टम। और उसके आसपास की चीज़ क्या हो जाएगी? सराउंडिंग। ठीक है। द सराउंडिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। और जो सिस्टम है उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी ना यूनिवर्स के अंदर, वो क्या हो जाएंगी? हमारी सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। और यूनिवर्स क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है। अब जैसे आप चाय बना रहे हो, तो वो चाय का पतीला क्या होगा आपके लिए? सिस्टम। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ है हमारे आसपास पूरे सराउंडिंग में, तो वो क्या होगा? सराउंडिंग। ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। However, the entire universe other than the system is not affected by the changes taking place in the system. मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर अदर देन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अलावा अफेक्ट नहीं होगा बाय द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। अब देखो, जब हम चाय बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है? अंदर दूध, पानी और चीनी, मतलब वो सारी चीज़ें, वो मिक्सचर है, वो क्या हो रहा है? उबल रहा है। सिर्फ उसी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना हीट का, बाहर हमारे ऊपर तो नहीं पड़ रहा कि वहाँ पे पतीला उसके गैस के ऊपर रखा है और उबल हम रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो किस पे असर होता है? सिर्फ सिस्टम पे असर होता है, बाकी के यूनिवर्स में अनचेंज्ड रहता है। देयर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज द सराउंडिंग आर दैट पोर्शन ऑफ रिमेनिंग यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, मतलब कोई प्रैक्टिकल कर रही हूँ तो क्या होगा? जो सराउंडिंग है वो पोर्शन होगा, मतलब आसपास का एरिया रिमेनिंग यूनिवर्स का, जो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? सिस्टम के साथ। यूजुअली द रीजन ऑफ स्पेस इन नेबरहुड ऑफ सिस्टम कंस्टिट्यूट इट्स सराउंडिंग। मतलब यूजुअली क्या होता है? जो आसपास का एरिया किसका? सिस्टम का, वो क्या कंस्टिट्यूट करता है? उसकी सराउंडिंग। जैसे हम बैठे हैं, हम क्या हैं? सिस्टम। और हमारे आसपास जितने भी लोग होंगे, कुछ भी हो चाहे, वो क्या होगा? हमारा सराउंडिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ़ वी आर स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस ए एंड बी केप्ट इन द बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर इज द सिस्टम एंड द रूम वेयर द बीकर इज़ केप्ट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं? रिएक्शंस देख रहे हैं। जैसे ये बीकर हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या है? कुछ रिएक्शन चल रही है, दो सब्सटेंस मिला दिए हमने तो रिएक्शन चल रही है, तो वो क्या होगा? हमारा सिस्टम। और उसके आसपास जो पूरा कमरा है उसके अंदर चाहे लोग हैं चाहे कुछ भी केमिकल्स वगैरह, वो क्या होगा? सराउंडिंग। ठीक है। Note that the system may be defined by physical boundaries like beaker or test tube, or system may simply be defined by a set of Cartesian coordinates specifying a particular volume in space. मतलब जो हमारा सिस्टम है उसे हम किस चीज़ से डिफ़ाइन कर सकते हैं? फिज़िकल बाउंड्री से भी। जैसे क्या है? एक गिलास पानी का हो गया, ठीक है, तो वो सिर्फ वो ग्लास है ना, वो क्या होगी? उसकी बाउंड्री। जैसे बाहर का एरिया हो गया और अंदर पानी हो गया, पानी और बाहर के एरिया के बीच में क्या है? वो ग्लास है। तो इसी तरीके से हम बाउंड्री को भी फिज़िकल बाउंड्री से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं सिस्टम, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, यहाँ बीच में कोई है तो हम इसकी लोकेशन पता कर लेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है और वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट है इसके। ठीक है। It is necessary to think of system as separated from surrounding by some sort of wall which may be real or imaginary. मतलब
हमें ये सोचना ज़रूरी है कि जो सिस्टम है सराउंडिंग से वो किस चीज़ से, मतलब कुछ तो इमेजिनरी वॉल होगी या फिर क्या हो, रियल वॉल हो, जो क्या करेगी, सेपरेट करेगी किसको, सिस्टम और सराउंडिंग को। ठीक है, जैसे क्या है, आपका कमरा है, 2 कमरे हैं, वो किससे सेपरेट हो रहे हैं, इस वॉल से। बीच में दीवार है ना, तभी तो ये 2 अलग अलग कमरे हैं। अगर ये दीवार नहीं होगी तो ये क्या होगा, पूरा एक होल हो जाएगा। तो ये क्या है, डिवाइड हो रहा है किससे, एक रियल वॉल से। ठीक है, अगर ये रियल ना हो, जैसे कहीं पे कोई रिएक्शन वगैरह चल रही है, जैसे हम खुद हैं और हम क्या हो गए, सिस्टम, और हमारे साइड में क्या है, सराउंडिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे साइड में भी वॉल खिंची हुई है जो हमें सराउंडिंग से अलग कर रही है। तो कुछ वॉल्स क्या होती हैं, इमेजिनरी होती है, जो हमें मतलब ये लगता है कि हाँ हम अलग हैं और सराउंडिंग अलग है। द वॉल दैट सेपरेट्स, मतलब वो वॉल जो सेपरेट करेगी, एक सेकेंड, द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। मतलब जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे वो दीवार क्या कहलाएगी, वो दीवार बोलते हैं उसे बाउंड्री। जैसे हमारे घर के चारों तरफ हम 4 दीवार लगाते हैं ना, बाउंड्री बनाते हैं ताकि क्या हो, या फिर हम गार्डन के अंदर क्या करते हैं, फेंसिंग करते हैं, क्यों, ताकि बाहर का एरिया और गार्डन के अंदर का एरिया अलग रहे, कुछ बाहर का उसके अंदर ना जाए। तो क्या होती है, सेम इसी तरीके से सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे वो वॉल क्या होती है, बाउंड्री। दिस इज डिजाइन टू अलाउ अस टू कंट्रोल एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ द मैटर एंड एनर्जी इन एंड आउट ऑफ सिस्टम। और ये क्या मतलब क्यों डिज़ाइन करते हैं हम वॉल को, अब हमारे गार्डन की फेंसिंग क्यों करते हैं हम, ताकि हमें पता लग सके बाहर से क्या चीज़ जा रही है अंदर, जैसे कोई एनिमल चला जाता है वो रोक सके। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये बाउंड्री जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, मतलब थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, ये क्या अलाउ करती है, ताकि हमें पता चल सके मूवमेंट, मैटर का मूवमेंट हुआ है, एनर्जी का मूवमेंट हुआ है, कहाँ से, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम। अब हमने ये तो पढ़ लिया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का फ़र्क। ठीक है, और किससे सेपरेट होगा, बाउंड्री से। अब हम ये पढ़ेंगे सिस्टम कितने टाइप के हैं। अब एक होता है, पहला होता है ओपन सिस्टम। ठीक है, दूसरा है क्लोज सिस्टम, थर्ड क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। पहले इसके नॉर्मल एग्जाम्पल लेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसके वो एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब आप सोच लो, एक क्या है, पतीला है। ठीक है, नीचे से क्या दे रहे हो आप, फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हो, थोड़ा सा कलर, नीचे से क्या कर रहे हो आप, फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे क्या कर दिया, गैस के ऊपर रखा है। ठीक है, चाय उबलने के लिए रख रखी है, अंदर चाय। तो ये क्या है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम कैसे हुआ, जैसे इसके अंदर ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ये चाय उबल जाएगी, तो क्या हो रही है, भाप बाहर जा रही है, तो क्या हो रहा है, मैटर बाहर निकल रहा है, और जो एक्स्ट्रा क्या है, एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैटर और एनर्जी दोनों बाहर निकल रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्या करोगे, फ्लेम वो हो गई और आपने मंदा नहीं किया, तो क्या होता है, गैस वो चाय हमारी बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या हुआ, मैटर भी बाहर निकल गया और एनर्जी भी बाहर निकल रही है। ठीक है, अब दूसरा इसी में देख लो, अब ये चाय बना दी थी आपने, अब क्या करो, इस पतीले को आप ऊपर से ढक दो, प्लेट रख दी। ठीक है, जैसे कुकर हो गया, कुकर रख दिया, इसमें हम क्या बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, ये है हमारे चावल। तो इससे क्या होगा, सिर्फ सीटी बजती है और भाप बाहर निकलती है। तो इससे क्या हुआ, सिर्फ एनर्जी बाहर निकली, क्योंकि स्टीम बन के एनर्जी बाहर जा रही है। जो अंदर हमारा मैटर था, जो हमारा राइस था, वो तो अंदर ही रहा, तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ। ये हमारा क्या हो गया, क्लोज सिस्टम। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल किसका है, थर्ड एग्जाम्पल ये है, आपके पास एक क्या है, वाटर बॉटल है, जो ये इसकी होती है ना, वाटर बॉटल, जिसके अंदर ठंडा या गर्म पानी रखोगे तो वो गर्म या ठंडा ही रहेगा, मिल्टन की बॉटल। ठीक है, जो गर्मी में भी यूज़ होती है और ठंड में भी। उससे क्या होता है, ना तो वो पानी बाहर जा सकता है ना, ढक्कन क्लोज होने के बाद, तो वो क्या है, ना तो मैटर का एक्सचेंज हुआ और ना ही उसके अंदर की जो ठंडक है वो बाहर नहीं जाती ना, तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, ना मैटर का एक्सचेंज होगा। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन।
इन एन ओपन सिस्टम, मतलब ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा, जैसे चाय उबल रही थी तो क्या हो रहा था, मैटर भी ज़्यादा उबल गई तो क्या होगा, चाय बाहर निकल जाएगी। तो इसके अंदर क्या हुआ, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम सराउंडिंग के अंदर, और एनर्जी भी, क्योंकि स्टीम भाप बन के बाहर निकल रही थी। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। मतलब रिएक्टेंट्स किसी ओपन बीकर के अंदर डाल दो आप, तो क्या हुआ, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल। देयर इज बाउंड्री इन एन इमेजिनरी सरफेस एनक्लोजिंग द बीकर एंड रिएक्टेंट। मतलब एक इमेजिनरी सरफेस होगा जो किसके बीच में होगा, बीकर और रिएक्टेंट्स के बीच में। ठीक है, इमेजिनरी बाउंड्री। अब नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन जो एनर्जी का एक्सचेंज है वो हो जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, मतलब सेम जो हमने पढ़ा था, अगर आपने चाय के ऊपर ढक्कन लगा दिया तो क्या होगा, एनर्जी का चेंज तो हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, पतीला गर्म हो जाता है। लेकिन मतलब जो कुकर था उसके अंदर हम क्या बना रहे थे, चावल। तो सीटी बज रही थी तो क्या हो रहा था, एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो भाप बन के स्टीम बन के। लेकिन मैटर था, जो हमारा चावल था वो उसके अंदर ही था कुकर के, वो बाहर नहीं आ रहा था। तो क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमारा सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, जो मैटर का एक्सचेंज है वो नहीं होता। ठीक है। अब 5.2 फिगर के अंदर देखो, ये 3 फिगर्स बता रखे हैं। इसमें बता रखा है ओपन सिस्टम क्या होगा, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, हीट और प्लस वर्क। अब इसके अंदर दूसरे सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर क्या हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ढक्कन लगा दिया हमने, और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अब आइसोलेटेड क्या होगा, आइसोलेटेड वो होगा ना तो मैटर का एक्सचेंज हो, ना फिर एनर्जी का एक्सचेंज। जैसे आपकी मिल्टन की बोतल जिसमें ठंडा पानी शाम तक रहता है। ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, कोई भी मैटर और एनर्जी दोनों में से किसी का भी चेंज नहीं होगा। The presence of reactant in a thermos flask or any other closed insulated vessel is example of isolated system। मतलब थर्मल फ्लास्क के अंदर क्या हो, आपका कोई रिएक्टेंट हो या फिर क्या हो, पानी वगैरह, मतलब कुछ भी चीज़ रख दें तो उससे ना तो मैटर एक्सचेंज हो, ना फिर क्या हो, एनर्जी एक्सचेंज। तो वो क्या होगा, इंसुलेटेड वेसल, और वो होगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब सिस्टम की कितनी स्टेट्स होती हैं। ठीक है। द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशन बाय स्पेसिफाइंग क्वांटिटेटिव ईच ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ सिस्टम। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो कैसे डिस्क्राइब हो सकता है, जब हम यूज़फुल कैलकुलेशन करें। कैसे, कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे क्या है, क्या प्रेशर का चेंज है, क्या वॉल्यूम का चेंज है, टेम्परेचर चेंज क्या है, एज वेल एज मतलब कंपोजिशन, पहले कितना था, रिएक्टेंट 10 ग्राम था, उसके बाद क्या हो गया, रिएक्शन के बाद 2 ग्राम बचा, तो ये क्या होगा, कंपोजिशन का चेंज सिस्टम का। वी नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग इट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। मतलब हमें सिस्टम के अंदर क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, स्पेसिफाई करना है क्या, कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, पहले कितना था, बाद में कितना था। रिकॉल फ्रॉम योर फिजिक्स कोर्स दैट द स्टेट ऑफ सिस्टम इन मैकेनिक्स इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम बाय द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ईच मास पॉइंट ऑफ द सिस्टम। मतलब जैसा आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा था, मैकेनिक्स के अंदर, तो उसमें क्या था, कम्प्लीटली स्पेसिफाई किया गया था किसको, स्टेट ऑफ सिस्टम को। कब, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की, इतने टाइम पे इस क्या होगा, बाय द पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन क्या थी मैटर की, और वेलोसिटी क्या थी ट्रैवलिंग की, ऑफ ईच मास पॉइंट, मतलब ऐसा मास पॉइंट जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट किसके अंदर, सिस्टम का।
In thermodynamics, a different and much simpler concept of state of system is introduced. लेकिन thermodynamics के अंदर क्या होता है, different और कुछ simple concept use होते हैं state of system के. It does not need detailed knowledge of motion of each particle. मतलब thermodynamics के अंदर हमें ज़रूरी नहीं है कि हर डिटेल पता हो कि उसकी motion of particle की, मतलब हर particle का कितना motion है, किस डायरेक्शन में और क्या है. क्यों? क्योंकि वी डील विद द एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम. मतलब हम किससे डील कर रहे हैं, एवरेज मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है, ना कि किसी स्पेसिफिक से. वी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम बाय स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स. मतलब किसी सिस्टम के स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो स्टेट फंक्शंस का और स्टेट वेरिएबल्स का. The state of thermodynamic system is described by its measurable और macroscopic properties. मतलब जो थर्मोडाइनमिक सिस्टम की स्टेट है वो कैसे डिस्क्राइब होगी, उसके मेजरेबल या फिर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है. जैसे क्या हो गया, वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ गैस बाय कोटिंग इट्स प्रेशर. मतलब किसी गैस की स्टेट कैसी है वो किससे पता चलेगा कि उसका प्रेशर कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, टेम्परेचर क्या है, अमाउंट कितना है. वेरिएबल लाइक पीवीटी, मतलब वेरिएबल जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको हम क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शंस. क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज़ रिएक्टेड. मतलब ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही कि ये रिएक्ट कैसे कर रहे हैं गैसेस, ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है स्टेट क्या है सिस्टम की, ठीक है. In order to completely define the state of system, it is not necessary to define all the properties of system, as only a certain number of property can be varied independently. मतलब किसी स्टेट सिस्टम के स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए है ना, ज़रूरी नहीं होता कि हमें सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सिस्टम की, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ से भी काम चल सकता है, ठीक है. These नंबर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम. और ये नंबर किस पे डिपेंड करेगा, नेचर, सिस्टम का कैसा नेचर है. once these minimum number of macroscopic properties are fixed, other automatically have definite values. जब ये मिनिमम नंबर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम फिक्स कर देंगे ना, मतलब इनकी वैल्यूज़ को फिक्स कर देंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो जो बाकी की वैल्यूज़ है ना वो अपने आप डेफिनेट हो जाएंगी, ठीक है. द स्टेट ऑफ सराउंडिंग कैन नेवर बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड. फॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू सो. मतलब किसी स्टेट सराउंडिंग का वो क्या हो सकता है, कम्प्लीटली कभी भी स्पेसिफाई नहीं हो सकता है, और ऐसा हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है. द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन. अब हम पढ़ेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे हम क्या करेंगे, स्टेट फंक्शन स्पेसिफाई करेंगे. अब स्टेट फंक्शन क्या थे, ये क्या कर रहे थे, सिर्फ स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है. When we talk about our chemical system losing or gaining energy, मतलब जब हम अपने केमिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जब वो क्या कर रहा था, या तो एनर्जी गेन कर रहा हो या एनर्जी लॉस कर रहा हो, तो वी नीड टू इंट्रोड्यूस, मतलब हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम. मतलब हमें ऐसी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी जो क्या रिप्रेजेंट करे, जो टोटल एनर्जी को बताए सिस्टम की, कि एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कितनी है. इट मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी यू मे थिंक ऑफ. मतलब ये एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल हो, या फिर अलग अलग टाइप की एनर्जी जो हम सोच सकते हैं, ठीक है. द सम ऑफ ऑल दीज इज़ एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और जो सम है इन सब का वो क्या होगा, वो टोटल एनर्जी होगी किसके, सिस्टम की. इन थर्मोडाइनमिक्स के अंदर वी कॉल इट इंटरनल एनर्जी.
मतलब सारी एनर्जीज़ का जो सम होगा ना, सम ऑफ ऑल एनर्जीज सिस्टम प्रोसेस, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को डिनोट किससे करेंगे, यू से, ठीक है। यू का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, सारे टाइप की एनर्जी जो किसी सिस्टम के अंदर होती हैं, ठीक है। विच में चेंज वैन, और ये कब चेंज होंगी, मतलब इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी, व्हेन हीट पास इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, जब क्या हो किसी सिस्टम के अंदर से, मतलब जैसे ये बीकर है, ये क्या है, हमने एक सिस्टम मान लिया, ये बाहर क्या है, सराउंडिंग, ठीक है। तो इससे जब हीट बाहर जाए या फिर अंदर आए तो वो क्या होगा, उससे क्या होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। दूसरा है वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम, या तो ये सिस्टम क्या करे, वर्क करे, या फिर इसके ऊपर वर्क किया जाए। मैटर एंटर और लीव्स द सिस्टम, मतलब इसके अंदर ऊपर से क्या करें, हम कुछ और वॉल्यूम ऐड कर दें, जैसे कि पहले 10 ग्राम रिएक्टेंट था, 2 ग्राम और ऐड कर दिया, या फिर क्या करें, पहले 10 था, 2 ग्राम बाहर निकाल दिया। तो जब हम मैटर को एंटर करवाएंगे या फिर लीव करवाएंगे सिस्टम से, तो भी क्या होगी, हमारी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो ये 3 कंडीशन है कि हमारी इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी, ठीक है। These systems are classified accordingly as you have already studied in section 5.1.2, मतलब ये सिस्टम क्लासीफाई अकॉर्डिंगली कर रखे हैं जैसा हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट है वर्क। Let us first examine a change in internal energy by doing work, मतलब हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज पढ़ेंगे कब, जब हम वर्क कर रहे हैं, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क और इन एन इंसुलेटेड बीकर, मतलब हम क्या किया, जैसे मिल्टन की बोतल है, थर्मोस फ्लास्क है, उसके अंदर क्या किया, कुछ पानी की क्वांटिटी रख ली, जैसे 1 गिलास पानी डाल दिया हमने उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, दिस वुड नॉट अलो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री, वी कॉल इट्स एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट का एक्सचेंज ज़ीरो के इक्वल, जैसे ये दिखा रखा, ठीक है। क्योंकि थर्मस फ्लास्क की वजह से क्या हो रहा है, ना तो पानी बाहर जा पाएगा क्योंकि ढक्कन बंद है उसका, और क्या है, एनर्जी भी बाहर नहीं जा रही, पानी ठंडा है तो ठंडा ही मिलता है। तो इसकी वजह से क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी का। और ऐसी बाउंड्री क्या, जहाँ पे क्या हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज ज़ीरो, मतलब हीट का एक्सचेंज ही ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। जब Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, Q किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक सिस्टम, जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो, हीट का एक्सचेंज ना हो, उसे बोलेंगे एडियाबैटिक सिस्टम। तो पहली टर्म जो आपकी याद करनी है वो ये है, सिंपल समझ लो, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो एडियाबैटिक, ठीक है। The manner in which state of such a system may be changed will be called adiabatic process। और ऐसे कोई प्रोसेस जब क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो वो क्या होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हीट ज़ीरो है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आपको अगर कोई पूछे कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, ना तो ट्रांसफ़र होगा हीट का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर, वो होगी हमारी क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। हेयर द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक वॉल्स, मतलब जो ये वॉल है हमारी, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो वॉल क्या कहेगी, एडियाबैटिक वॉल, क्योंकि ये ऐसी दीवार है जहाँ से हीट क्या हो रही है, एक्सचेंज नहीं हो सकती।
अब आप देखो, सोच लो कि आपको किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए, चाहे बाहर कितने हीटर लगा रखे हो, अंदर गर्मी नहीं आएगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, एडियाबैटिक वॉल होगी उस कमरे की, ठीक है, क्योंकि बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पा रही। अब हीट का अगर चेंज 0 है तो वो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि क्लास के अंदर ही रिवाइज हो जाए, ये नहीं है कि मेरा सटका हुआ है दिमाग, ठीक है। लेट अस ब्रिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा। क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या थी, एनर्जी का चेंज भी क्या था, मतलब किसी एनर्जी का चेंज जब हम काम करेंगे तो इससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही थी। लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम एज स्टेट ए। मतलब हम क्या करें कि जैसे पहले क्या थी, स्टेट ए थी, इनिशियल स्टेट सिस्टम की क्या थी, स्टेट ए, टेम्परेचर कितना था, TA, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की स्टेट ए के अंदर क्या होगी, UA। तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम इन 2 डिफरेंट वेज। अब हम स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से। पहला तरीका क्या होगा, वी डू सम मैकेनिकल वर्क से 1 किलोजूल बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पेडल्स एंड देन बाय चर्निंग वाटर। मतलब हम क्या करेंगे, कुछ मैकेनिकल वर्क कर लें, जैसे कि 1 किलोजूल, कब, जब हम छोटे छोटे पेडल्स को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और उससे क्या हो रहा है, वाटर की चर्निंग हो रही है, ठीक है। लेट द न्यू स्टेट बी कॉल्ड, और फिर जो फाइनल स्टेट होगी, मतलब नई स्टेट बनी, उसे क्या बोलते हैं, बी स्टेट। उसका टेम्परेचर किससे डिनोट होगा, TB से। तो इससे क्या फाउंड हुआ कि जो TB है वो क्या होगा, टेम्परेचर B क्या है, ज़्यादा है TA से। अब टेम्परेचर का चेंज क्या होगा, डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA। जहाँ भी डेल्टा वैल्यू यूज़ होती है ना, उसका मतलब होता है चेंज कैलकुलेट करना, ठीक है। जैसे डेल्टा T है, इसका मतलब टेम्परेचर का चेंज, फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल कंडीशन। अब जैसे आप क्या कर रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, सुबह निकले 9 बजे, ठीक है, स्कूल में पहुँच गए 9:10 पे। अब आपसे ये पूछ रहे कि कितने मिनट में आप कहाँ से, घर से स्कूल में गए हो, तो आप क्या करोगे, 9:10 में से क्या घटा दोगे, 9 बजे, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में पहुँच गए। तो आपने क्या किया है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो यही यहाँ पे हुआ है। TB क्या था, फाइनल टाइम, TA क्या है, इनिशियल टाइम, ठीक है। तो डेल्टा जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है चेंज कैलकुलेट करना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, अब याद रहेगा। और इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इंटरनल एनर्जी को इसका चेंज करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी कैसे होगा, डेल्टा U किसके इक्वल होगा, UB माइनस UA। मतलब UB डेल्टा U क्या होगा, UB की फाइनल स्टेट में कितनी इंटरनल एनर्जी है और पहली स्टेज में कितनी इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है। अब दूसरा तरीका कैसे इंटरनल एनर्जी को निकालेंगे, वी नाउ डू क्या है, इक्वल अमाउंट। मतलब अब हम क्या करेंगे, दूसरा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, पैडल्स को घुमा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, पानी बाहर आ रहा था। मतलब कोई ऐसी प्रोसेस जिससे पानी, मतलब कुएं से जैसे पानी निकालना है, तो हम क्या कर रहे थे, उसको रस्सी को खींच रहे थे, उससे वर्क तो हुआ ही है ना। अब दूसरा है, जैसे 1 किलो जूल का काम करना है, ऊपर भी 1 किलो जूल का था, लेकिन इसमें क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक वर्क करना था विद हेल्प ऑफ इमर्जन रोड एंड नोट डाउन द टेम्परेचर चेंज। मतलब इलेक्ट्रिक वर्क किया है इससे, इमर्जन रोड से, और फिर क्या करना है, टेम्परेचर का चेंज निकालना है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जैसे कि ऊपर किया वैसे ही क्या होगा, TB माइनस TA, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। In fact, the experiment in the above manner were done by J.P. Joule between 1840 and 50, and he was able to show that the given amount of work done on system
no matter how it was done, irrespective of part, produce the same change of state measured by the change in temperature of system. मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? जेपी जूल ने, ठीक है। कब किए थे? 1840 से 1850 के बीच में। और उन्होंने के पता है क्या किया? दो अलग अलग काम किए, लेकिन क्योंकि उनका क्या था, 1 किलो जूल का वर्क हो रहा था दोनों साइड। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या देखा कि वर्क डन जो था सिस्टम के ऊपर वो इक्वल था दोनों जगह पे, ठीक है। मतलब स्टेट बेशक चेंज कर दी कि एक्सपेरिमेंट अलग अलग, एक चीज़ पे क्या कर रहे हैं हम, चर्निंग ऑफ वाटर कर रहे हैं, दूसरी साइड पे क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी सेम रखी वर्क की, 1 किलो जूल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो टेम्परेचर का चेंज था सिस्टम के अंदर वो बिल्कुल सेम आया। So it seemed appropriately to define a quantity, the internal energy U, whose value is a characteristic of state of system, whereby the adiabatic work W adiabatic required to bring about a change of state is equal to the difference between value of U in one state and that in the another way. मतलब इससे क्या पता चला ऊपर कि जो इंटरनल एनर्जी यू है, जिसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, स्टेट ऑफ सिस्टम की। मतलब किसी सिस्टम का स्टेट डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगी, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, जब दो यू की वैल्यू मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करके, तो क्या आ जाएगा हमारा वर्क एडियाबैटिक का, ठीक है, जहाँ पे हीट चेंज क्या है, 0, मतलब हीट सेम इक्वल अमाउंट की, और उससे क्या निकाल सकते हैं हम, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी का चेंज, ठीक है। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज़ अ स्टेट फंक्शन। और इससे क्या पता चला, यू क्या है, स्टेट फंक्शन है। मतलब उसे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप किस रास्ते से जा रहे हो। जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता, ठीक है। मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि स्कूल किस रास्ते से जा रहे हो, सिर्फ ये फ़र्क पड़ रहा है कि आप कितने बजे घर से चले और कितने बजे क्या हो गया, स्कूल पहुंच गए। सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। तो ये क्या होगा, स्टेट फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ स्टेट पे। फाइनल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है, उसका डिफरेंस बस। By the convention of IUPAC in chemical thermodynamics, the positive sign expressed W adiabatic is positive when work is done on the system। हाँ, ये अच्छे से याद करने वाली चीज़ है। क्या, जब हमारा जैसे क्या हो गया, कोई सिस्टम है, जैसे ये बिक करे, ये सिस्टम है, इसके ऊपर अगर बाहर से काम कर रहे हो ना, तो W वर्क एडियाबैटिक क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर ये सिस्टम काम कर रहा है ना, तो क्या होगा, वर्क डन वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब अगर आप अंदर से काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है, तो आपके अंदर की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो उसी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो आप। यू कैन नेम सम ऑफ द अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शन। मतलब इसी तरीके से हम बाकी के स्टेट फंक्शन को भी बता सकते हैं, जैसे कि फंक्शंस आर वी, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया। फॉर एग्जांपल, कैसे, इफ़ वी ब्रिंग अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फ्रॉम 25 डिग्री टू 35। मतलब कोई सिस्टम है, जैसे पानी है, हमारे पानी का पहले टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और थोड़ा सा गर्म करने के बाद क्या हो गया, वो 35 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का चेंज क्या हुआ, मतलब 25 से 35 डिग्री हो गया, मतलब 10 डिग्री इंक्रीज़ हो गया। वेदर वी गो स्ट्रेट अप टू 35 डिग्री सेल्सियस और वी कूल द सिस्टम फॉर अ फ्यू डिग्री एंड देन टेक द सिस्टम टू फाइनल टेम्परेचर। मतलब क्या, दो कंडीशन हो सकती हैं, पहले सीधा 25 था तो हमने थोड़ी सी गैस चलाई तो क्या हो गया, ये 35 हो गया। या फिर क्या किया हमने, उसी टाइम उसी जो 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी था उसे क्या कर दिया, पहले फ्रीजर में रखा, बर्फ़ जमा दी, 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री के बाद आपने उसको उबाल दिया और फिर 35 पे गई। तो इन दोनों प्रोसेस में है ना, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले आप उसे उबाल रहे हो
मतलब चाहिए क्या 25 से 35, कैसे ही भी करो, ठंडा करके दोबारा गर्म करो या फिर सीधा गर्म करो, ठीक है। बात ये है वी कूल द सिस्टम फॉर अ फ्यू डिग्री, ठीक है। तो ये पता चल गया। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। तो टेम्परेचर भी क्या हो गया हमारा, स्टेट फंक्शन। द चेंज इन टेम्परेचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रूट टेकन, मतलब कि हम उसे गर्म करके ठंडा कर रहे हैं या फिर ठंडा करके गर्म कर रहे हैं, उस रूट से कोई मतलब नहीं है इसे सिर्फ किससे मतलब है, 25 से 30 डिग्री पहुंचाना है, कैसे ही पहुंचाओ। तो ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड फॉर एग्जाम्पल इज ए स्टेट फंक्शन। अब जो वॉल्यूम है किसी तालाब के अंदर पानी है, वो भी क्या होगा, स्टेट, मतलब वॉल्यूम क्या होती है, स्टेट फंक्शन। ये कैसे पता चलेगा, अब इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ये देखो, बिकॉज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रूट बाय विच वाटर इज फिल्ड इन द पॉन्ड आइदर बाय रेन और ट्यूबवेल और बाय बोथ। मतलब जैसे आपका तालाब क्या है, भरना है, एक मतलब सूख गया आपके गांव का तालाब और आपको भरना है, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बारिश के पानी से भरा है या फिर आपने ट्यूबवेल से भरा है या फिर एक एक बाल्टी डाल के भरा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ वॉल्यूम का चेंज होना चाहिए कि वो पहले उस तालाब के अंदर कुछ भी नहीं था और उसके बाद उसके अंदर पानी डल गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम क्या होगी, स्टेट फंक्शन होगी। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप कोई भी रास्ता अपनाओ, चाहे बारिश से पानी को भरो, मतलब बारिश के पानी से पॉन्ड को भरो या ट्यूबवेल से भरो या हैंडपम्प से भरो या बास्केट से भरो या फिर अपने हाथ पे थोड़ा थोड़ा लेके उस तालाब को भरो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है, हमें भरा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम्स की, जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो तो देखते हैं कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है ना, एक दिन रात एक कर रखी है। अब बाई चांस आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो कोई, तो बाहर वाले तो क्या बोलेंगे, कुछ करा ही ना होगा, इस वजह से नहीं हुआ है ना, या पढ़ाई नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, ऐसा कुछ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे बाहर वाले, उनको थोड़ी ना रोक सकता है कोई, नहीं रोक सकते। लेकिन हमारे पेरेंट्स को तो पता है, वो तो ये कहेंगे कोई नहीं बेटा, तूने मेहनत तो की थी, नहीं हुआ कोई नहीं, फिर से ट्राई कर, ठीक है। तो बाहर वालों को तो क्या है, सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए। सेम इसी तरीके से जो स्टेट फंक्शन है उसे क्या चाहिए, सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए। और जो हमारा पाथ फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक एक स्टेप कि किस चीज़ से हमारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गए हो, तो कहाँ से गए हो, कौन सा रास्ता आपने अपनाया है, वो होगा हमारा पाथ फंक्शन, ठीक है। अब दूसरा है हीट। पहला क्या था, वर्क, अब दूसरा है हीट, कि आप हीट का चेंज करो और उससे कितनी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी भी क्या फ़र्क पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम और वाइस वर्सा। मतलब हम इंटरनल एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो हम बाहर से हीट दे दी सराउंडिंग से सिस्टम, या फिर क्या हो, सिस्टम से बाहर सराउंडिंग की तरफ हीट आ जाए, है ना, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, बिना काम किए। दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज़ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज़ कॉल्ड हीट। मतलब ये एनर्जी का एक्सचेंज जो किसकी वजह से हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसे क्या हम बोलेंगे, हीट। और हीट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है, क्यू से डिनोट करेंगे हम हीट को। लेट अस कंसिडर ब्रिंगिंग आउट द सेम चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हम कंसिडर करेंगे कि जो सेम चेंज है किसका, टेम्परेचर का, सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट एज बिफोर इन सेक्शन 5(1.4a by the transfer of heat through thermally conducting walls instead of adiabatic walls। एडियाबैटिक वॉल्स क्या थी, जहाँ से हीट का ट्रांसफ़र ना हो। थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स वो होती हैं जहाँ से हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे ये दिखा रखा सिस्टम जो क्या करे, हीट का ट्रांसफ़र कर दे, किससे, अपनी बाउंड्री से। जैसे ही चाय उबाल रहे हो आप पतीले में, पतीले से क्या होता है, चाय के पतीले पे आप हाथ लगा के देखोगे तो क्या होगा, वो गर्म होगा। इसका मतलब वो एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है, हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में।
We take water at temperature TA in a container having thermally conducting walls। मतलब एक पतीला लो, उसके अंदर क्या करो, पानी डाल दो। TA क्या है, टेम्परेचर क्या हो उसका, TA टेम्परेचर हो मान लो, ठीक है। और थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स हो, जैसे हमारे पतीले के अंदर है। से मेड अप ऑफ कॉपर, जैसे आपका पतीला क्या है, कॉपर से बना हुआ है, जिसके थ्रू क्या हो सकती है, हीट इजीली पास हो सकती है सिस्टम से सराउंडिंग। एनक्लोज द ह्यूज हीट कंटेनर एट टेम्परेचर TB। एनक्लोज्ड इट इन अ, और फिर हम क्या कर दें, उसे बंद कर दें किसके अंदर, एक हीट रिजर्वोयर के अंदर, जिसका टेम्परेचर कितना है, TB। तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम या फिर पानी जितनी बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगी, T कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि पानी ने कितनी बाहर से हीट हमारे अंदर के एब्जॉर्ब की है, मतलब अंदर एब्जॉर्ब की है, वो किससे पता चलेगा, टेम्परेचर चेंज से, कि पहले उसका टेम्परेचर कितना था, TA था टेम्परेचर का वाटर का। जैसे क्या है, एक ग्लास पानी लो, मतलब एक बोतल ले लो प्लास्टिक की, उसके अंदर पानी हो, प्लास्टिक की नहीं, उसकी ग्लास की ले लो, जिसके अंदर एक गिलास पानी डाल दिया, ठीक है, वो बंद कर दिया, ऊपर से ढक दिया। अब उसे ऐसी जगह रख दो जहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर हो, तो उससे क्या हो जाएगा, पानी का एक मतलब हीट ट्रांसफ़र होगी ना, तो जो ग्लास के अंदर पानी जो ठंडा था वो गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट एक्सचेंज हुई है। तो वो हीट कितनी एक्सचेंज हुई, किससे पता चलेगा कि पहले कितना पानी का टेम्परेचर था और अब बाद में कितना टेम्परेचर हो गया। तो उससे हम हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर A, ठीक है। इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q। मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल हो जाएगा, हीट के। व्हेन नो वर्क इज़ डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है और कोई भी काम नहीं किया गया उस सिस्टम के ऊपर, तो इंटरनल एनर्जी किससे निकलेगी, Q से निकलेगी। बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, Q इज़ पॉजिटिव व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। और IUPAC के अकॉर्डिंग थर्मोडाइनमिक्स के अंदर Q क्या होगी, मतलब हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कब, जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही हो तो क्या होगी, हीट पॉजिटिव। अब जब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, और जिससे क्या होगा, अब हीट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी इंक्रीज होगा। और अगर क्या हो, Q नेगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, U भी डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा U। C क्या है, इन जनरल केस, जनरल केस क्या होगा, लेट अस कंसीडर जनरल केस इन विच अ change of state is brought when both of the doing work and by transfer of heat। अब एक ऐसा केस कर लो जहाँ पे क्या हो, हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है और वर्क भी डन करना पड़ रहा हो, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो किससे निकलेगी, Q प्लस W से। क्योंकि डेल्टा U किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क पे भी और हीट पे भी। तो ये इक्वेशन याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। Q की वैल्यू दे देंगे, डेल्टा U की वैल्यू दे देंगे, W की वैल्यू निकलवाएंगे, या फिर क्या हो, इन दोनों की वैल्यू दे दें और डेल्टा U निकलवाएं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या करनी है, याद करनी है। एक अलग से पेज बना लो, जितनी भी ये इक्वेशन आए ना सारी एक जगह लिखते रहो, कन्फ्यूज़न ना हो। फॉर अ गिवन चेंज इन स्टेट Q एंड W वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ चेंज इज़ कैरिड आउट। मतलब स्टेट का चेंज हो रहा है और Q और W वेरी कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कितना चेंज हुआ। तो Q प्लस W किसके इक्वल हुआ, डेल्टा U के। वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। क्यों, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ वे द चेंज इज़ कैरिड आउट, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एज हीट और वर्क, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या था, ना तो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी ना वर्क हो रहा था,
तो इस केस के अंदर क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो वर्क हो रहा W 0 और Q क्या हो रहा है 0। इससे क्या होगा, ये Q की जगह भी यहाँ पे Q की जगह 0 लिखो, W की जगह 0 लिखो, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये ही क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि जो एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम की वो क्या है, कांस्टेंट। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो हीट का चेंज हो रहा है ना वर्क का चेंज, और ये किस इक्वेशन से पता चलता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W से। ठीक है, तो अगर आपको बोल दे डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और राइट इट्स केमिकल इक्वेशन, तो क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट जो एनर्जी होगी